स्कूल में उन्हें बहुत तंग किया जाता था। मतलब बदमाशी का शिकार थे वो। हाँ, कितना बुरा था। एक बार तो इतनी बुरी तरह पीटा गया कि अस्पताल ले जाना पड़ा। बाद में नाक की सर्जरी भी करवानी पड़ी। ओहो, इसका तो असर पड़ा होगा उन पे। हाँ, लगता तो है। शायद इन्हीं अनुभवों ने उनके अंदर वो जिद पैदा की कि कुछ करके दिखाना है, मुश्किलों से लड़ना है। और पिता के साथ रिश्ते का भी जिक्र है। एरल मस्क, वो कैसा था? वो भी काफी जटिल था। एरल मस्क इंजीनियर थे, काफी होशियार, लेकिन किताब के मुताबिक भावनात्मक रूप से बच्चों पर भारी पड़ते थे, घंटों लेक्चर देना। अच्छा। एलन ने खुद वैन से कहा कि उनका बचपन खुशियों वाला नहीं था, बल्कि दुख जैसा था। ये तो काफी भारी बात है। लेकिन क्या कुछ सकारात्मक प्रभाव भी थे बचपन में? माँ या दादाजी? हाँ, बिल्कुल। उनकी माँ माई मस्क, जो मॉडल और डाइटिशियन है, उन्होंने हमेशा उनको सपोर्ट किया है। वो बताती हैं कि एलन बचपन से ही बहुत पढ़ते थे और अक्सर अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे। अच्छा, मतलब ध्यान नहीं देते थे। इतनी गहराई से खो जाते थे कि लगता था सुन ही नहीं रहे। डॉक्टरों ने तो पहले सोचा कि वो बहरे हैं, एडेनॉइड्स भी निकलवा दिए। अरे। पर माएँ मानती थीं कि वो असल में अपने दिमाग में कुछ सोच रहे होते थे। वो इसे ट्रांस जैसी एकाग्रता कहती हैं। शायद ये उनकी विजुअल थिंकिंग का शुरुआती संकेत था। चीजों को दिमाग में ही डिजाइन कर लेने की क्षमता। और दादाजी जोशुआ हॉर्डमैन? हाँ, उनका किरदार भी बड़ा रोचक है। वो एक किस्म के एडवेंचरर थे, डॉक्टर, कायरोप्रैक्टर, पायलट। वाह। अपने परिवार को एक छोटे से सिंगल इंजन प्लेन में कनाडा से दक्षिण अफ्रीका ले गए थे वो। जोखिम और रोमांच से भरी जिंदगी। तो एलन को ये जोखिम लेने की आदत शायद वहीं से मिली। एलन खुद ऐसा मानते हैं। और दूसरी तरफ उनके पिता एरोल, वो एलन के अमेरिका जाने के सपने का मजाक उड़ाते थे, प्ले अमेरिकन कहते थे। अच्छा, तो शायद इसी सब ने अमेरिका जाने की इच्छा और पक्की कर दी। हाँ, लगता तो यही है। इन सब मुश्किलों के बीच तकनीक में रुचि कब जागी? वो जल्दी आ गई थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टार नाम का एक वीडियो गेम बना डाला था, साइंस फिक्शन गेम। 12 साल की उम्र में? हाँ, और उसका कोड एक कंप्यूटर मैगजीन को बेचा भी। $500 मिले थे। ये पहला सबूत था उनकी उद्यमी और तकनीकी सोच का। कमाल है। फिर दक्षिण अफ्रीका की अनिवार्य मिलिट्री सर्विस और रंगभेद से बचने के लिए, और हाँ, मुख्य रूप से अमेरिका जाने के सपने के लिए, वो 17 साल की उम्र में कनाडा चले गए। अमेरिका के रास्ते पर पहला कदम। बिल्कुल। तो कनाडा, फिर अमेरिका, और तब तक .com बूम का माहौल बन चुका था। यहीं से Zip2 की कहानी शुरू हुई, है ना? भाई किम्बल के साथ। हाँ, 1995 में उन्होंने और किम्बल ने मिलकर Zip2 शुरू की। इंटरनेट का शुरुआती दौर था वो। क्या आइडिया था Zip2 का? उनका आइडिया था बिजनेस डायरेक्टरीज को मैप्स के साथ ऑनलाइन लाना। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे, जैसा किताब में लिखा है। कैसे मुश्किल? वो और किम्बल ऑफिस में ही रहते थे, बीन बैग पर सोते थे, नहाने के लिए पास के YMCA जाते थे। बाप रे, कितना जुनून। हाँ, बिल्कुल। एलन ने कोडिंग खुद की, किम्बल सेल्स देखते थे। और कंपनी चली? हाँ, चली। वेंचर कैपिटल फंडिंग मिली। बाद में मॉडल बदला, अखबारों को सॉफ्टवेयर बेचने लगे। और फिर 1999 में बिकी? हाँ, कॉम्पैक्ट ने, जो कंप्यूटर बनाती थी, $307 मिलियन में खरीद लिया। वाह। तो एलन को कितना मिला? लगभग $22 मिलियन। 28 साल की उम्र में करोड़पति। और रुके नहीं, फौरन अगली कंपनी X.com। ये तो बैंकिंग में घुसने जैसा था। बिल्कुल, बड़ा दांव था। Zip2 बिकते ही X.com शुरू कर दी। विजन बहुत बड़ा था, पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को ऑनलाइन लाना, चेकिंग, सेविंग्स, लोन्स, इंश्योरेंस, सब कुछ। उस जमाने के हिसाब से तो बहुत आगे की सोच थी। हाँ, यही दिखता है कि वो हमेशा स्थापित उद्योगों को टेक्नोलॉजी से बदलने की सोचते हैं। लेकिन X.com का सफर भी सीधा नहीं था। वो पेपॉल कैसे बना, और कुछ झगड़ों की भी बात आती है। हाँ, X.com का मुकाबला था कॉन्फिनिटी नाम की कंपनी से, जिसका प्रोडक्ट था पेपाल, ईमेल से पैसे भेजने वाला। हाँ, वो तो बहुत चला। बिल्कुल। तो दोनों में कड़ी टक्कर थी। फिर उन्होंने विलय कर लिया। मस्क विलय हुई कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर और शुरुआती CEO बने। लेकिन CEO ज्यादा दिन नहीं रहे। नहीं, उनकी मैनेजमेंट स्टाइल, और वो चाहते थे कि X.com ब्रांड ही चले, पेपाल नहीं। इस पर बोर्ड में मतभेद हो गए। तो जब मस्क अपनी पहली पत्नी जस्टिन विल्सन के साथ हनीमून पर गए थे, पीछे से उन्हें CEO पद से हटा दिया गया। अरे, ये तो बड़ा झटका रहा होगा। यकीनन। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हटाए जाने के बाद भी वो सबसे बड़े शेयर होल्डर बने रहे, बोर्ड में भी रहे। उन्होंने कंपनी छोड़ी नहीं? नहीं, उन्होंने पेपाल पर दांव लगाया।
और दांव सही निकला। 2002 में ईबे ने पेपैल को खरीद लिया $1.5 बिलियन में। $1.5 बिलियन। हाँ, और इस डील से मस्क को टैक्स के बाद करीब $180 मिलियन मिले। अच्छा खासा पैसा। हाँ, और यही वो पैसा था जिसने उनके अगले और कहीं ज्यादा बड़े सपनों को पंख दिए। हाँ, इस दौरान उनकी आलोचना भी हुई, जिद्दी कहा गया, अहंकारी कहा गया, लेकिन उनकी तकनीकी समझ पर सवाल नहीं था। 180 मिलियन, और ये वो वक्त था जब .com बबल फट चुका था। ज्यादातर लोग शायद सुरक्षित खेल रहे होंगे, बिल्कुल। लेकिन मस्क ने बिल्कुल उल्टा किया, और यहीं से कहानी वाकई असाधारण हो जाती है। हाँ, बताइए। जहां बाकी सिलिकॉन वैली आसान एप्स, विज्ञापन, इन सब पर फोकस कर रही थी, मस्क ने अपनी लगभग सारी कमाई लगा दी उन चीजों में जो बहुत मुश्किल थीं, महंगी थीं और जोखिम से भरी थीं। किन चीजों में? करीब 100 मिलियन स्पेसएक्स में, 70 मिलियन टेस्ला में और 10 मिलियन सोलर सिटी में, जो उनके कजन ने शुरू की थी। पूरी पूंजी लगा दी? लगभग सब कुछ। ये छोटे मोटे निवेश नहीं थे, ये उनकी पूरी दौलत का दाव था। स्पेस, इलेक्ट्रिक कारें, सोलर एनर्जी, ये तो बिल्कुल अलग अलग फील्ड हैं और मुश्किल भी। क्या सोच थी इसके पीछे? देखिए, किताब के मुताबिक मस्क के दिमाग में एक बहुत बड़ा लक्ष्य घूम रहा था। क्या लक्ष्य? मानवता को एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाना, खासकर मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाना। मंगल ग्रह? हाँ, और ये विचार उनके सारे कामों के पीछे एक तरह का यूनिफाइंग प्रिंसिपल बन गया। अच्छा, कैसे जुड़ता है ये सब? स्पेसएक्स तो सीधे सीधे जुड़ा है। मंगल तक जाने के लिए रॉकेट्स चाहिए। टेस्ला और सोलर सिटी वो सस्टेनेबल एनर्जी को बढ़ावा देकर पृथ्वी को बेहतर बनाने का तरीका थे, और शायद भविष्य में मंगल पर जीवन के लिए जरूरी तकनीकें विकसित करने का भी। ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, एक मिशन था उनके लिए। दिलचस्प है। तो स्पेसएक्स की शुरुआत कैसे हुई? मैंने सुना है पहले वो रूस गए थे रॉकेट खरीदने। ICBMS खरीद लेते हैं। मतलब मिसाइलें? हाँ, सच में? मिसाइलें। हाँ। 3 बार मॉस्को गए, लेकिन रूसियों ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया और कीमत बहुत ज्यादा मांगे। एक मीटिंग में तो कहते हैं एक रूसी डिजाइनर ने उन पर थूक भी दिया था। क्या बात कर रही हैं? हाँ, तो फिर क्या हुआ? रूस से खाली हाथ लौटते हुए हवाई जहाज में ही उन्होंने फैसला कर लिया, रॉकेट खुद बनाएंगे। वाह। उन्होंने इंडस्ट्री के कई लोगों से बात की। टॉम म्यूलर जैसे प्रतिभाशाली इंजीनियर मिले जो अपने गैराज में रॉकेट इंजन बना रहे थे, और 2002 में स्पेसएक्स की स्थापना हो गई। लक्ष्य क्या था? स्पेस लॉन्च की लागत को जबरदस्त तरीके से कम करना। लेकिन शुरुआत तो मुश्किल रही होगी। फाल्कन 1 रॉकेट के लॉन्च फेल हुए थे। बेहद मुश्किल। उनकी पहली टाइमलाइन 15 महीने में लॉन्च बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थी, पूरी नहीं हुई। लॉन्च के लिए क्वाजालिन एटॉल जैसी दूर जगह जाना पड़ा। वो कहाँ है? प्रशांत महासागर में अमेरिकी सेना का बेस है। और सबसे बड़ी चुनौती थी लगातार असफलताएं। पहले 3 फाल्कन 1 लॉन्च फेल हो गए। तीनों? हाँ, पहला कुछ सेकंड में फेल, दूसरा ऑर्बिट तक नहीं पहुंचा, तीसरा भी नाकाम। कंपनी लगभग दिवालिया होने के कगार पर थी। मस्क के लिए बहुत ही ज्यादा तनाव का समय था वो। तो फिर कंपनी बची कैसे? चौथा प्रयास सितंबर 2008 में वो कामयाब रहा। फाल्कन 1 ऑर्बिट में पहुंच गया। अच्छा। हाँ, वो स्पेसएक्स के लिए जैसे एक नई जिंदगी थी। इसने साबित किया कि उनकी टेक्नोलॉजी काम करती है, और इससे नासा जैसे ग्राहकों का भरोसा जीतने में मदद मिली, कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। और इसी मुश्किल दौर में 2008 में टेस्ला भी जूझ रही थी। हाँ, बिल्कुल। 2008 को किताब में मस्क के लिए नरक का साल कहा गया है। टेस्ला, जिसकी शुरुआत उन्होंने मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टापेनिंग के साथ की थी। हाँ, वो एसी प्रोपल्शन की T0 कार से प्रेरणा मिली थी ना? बिल्कुल। तो टेस्ला भी भारी मुश्किल में थी। पहली कार रोडस्टर बनाने में बहुत दिक्कतें आ रही थीं। ट्रांसमिशन की समस्या, बैटरी पैक की समस्या। बैटरी में आग लगने का खतरा भी था शायद। हाँ, वो एक बड़ी चिंता थी। लागत बढ़ती जा रही थी, प्रोडक्शन लेट हो रहा था। मस्क ने और पैसा लगाया और आखिरकार एबरहार्ड को हटाकर खुद CEO बन गए। तो मतलब दोनों बड़ी कंपनीज स्पेसएक्स और टेस्ला एक साथ डूबने के कगार पर थी 2008 में। हाँ, बिल्कुल। 2008 के आखिर तक दोनों के पास बस कुछ हफ्तों का पैसा बचा था। मस्क का अपना पैसा भी खत्म हो रहा था, दोस्तों से उधार लेना पड़ रहा था। निजी जीवन में भी उथल-पुथल थी। हाँ, जस्टिन विल्सन से तलाक चल रहा था। मतलब चारों तरफ से मुश्किल। ये दिखाता है कि उन्होंने कितना बड़ा जोखिम लिया था और वो कितनी बुरी हालत में थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। ये सब झेलना
इसके लिए तो गजब की इच्छा शक्ति चाहिए। किताब उनके व्यक्तित्व और काम करने के तरीके के बारे में क्या बताती है? कैसे लीडर हैं वो? वैंस उन्हें एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी के तौर पर दिखाते हैं। एक तरफ तो उनका वर्क एथिक है जो अविश्वसनीय है। हफ्तों तक 100 घंटे से ज्यादा काम करना, अक्सर फैक्ट्री फ्लोर पर सो जाना। 100 घंटे? हाँ, और वो अपने कर्मचारियों से भी इसी लेवल के समर्पण की उम्मीद करते हैं। और मैनेजमेंट स्टाइल सुना है काफी सख्त है। हाँ, बहुत कठोर हो सकती हैं। वो सीधे फीडबैक देते हैं, कई बार बेरहमी से। पब्लिक में भी आलोचना कर सकते हैं और लोगों को अचानक नौकरी से निकालने के लिए भी जाने जाते हैं। वो मैरी बेथ ब्राउन वाला किस्सा बहुत फेमस है, उनकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। हाँ, वो किस्सा उनकी कार्यशैली का एक पहलू दिखाता है। मैरी बेथ ने 10 साल से ज्यादा काम किया था उनके लिए, बिल्कुल परछाई की तरह। जब उन्होंने एग्जीक्यूटिव लेवल की सैलरी मांगी तो मस्क ने उन्हें छुट्टी पर भेज दिया, ये देखने के लिए कि क्या उनके बिना काम चलता है। और फिर जब वो वापस आई तो मस्क ने कहा कि अब उनकी जरूरत नहीं है। ये काफी निष्ठुर लगता है। हाँ, ये तो है, लेकिन क्या कोई नरम पहलू भी है? किताब में कुछ उदाहरण है। हाँ, कुछ है। जैसे एक युवा इंजीनियर जेरेमी हॉलमैन का किस्सा है। स्पेसएक्स के शुरुआती दिनों में टेक्सास में काम करते थे। अच्छा। उनका चश्मा टूट गया। वो परेशान थे कि दूर होने की वजह से नया कैसे बनवाएं, तो मस्क ने बिना बताए उनकी लेसिक आई सर्जरी का इंतजाम करवा दिया। अरे वाह, तो ऐसे पल भी हैं। हाँ है, लेकिन उनका मुख्य फोकस हमेशा मिशन पर रहता है, व्यक्तियों से ज्यादा शायद मिशन। और वो हर चीज में खुद शामिल होते हैं, डिटेल्स में जाते हैं। हाँ, माइक्रो मैनेजर शायद नहीं, लेकिन डिटेल्स में बहुत गहरे उतरते हैं। टेस्ला कारों का खुद इंस्पेक्शन करना, स्पेसएक्स में रॉकेट डिजाइन पर इंजीनियरों से सीधे बहस करना। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग पर भी जोर देते हैं वो। बिल्कुल, किसी भी समस्या को उसके बिल्कुल मूल सिद्धांतों से समझना। और वो मानते हैं कि सही टैलेंट को पहचानना और उन्हें साथ लाना बहुत जरूरी है। उल्सहाउसन, जेबी स्ट्रॉबेल, बड़े नाम जोड़े उन्होंने। बिल्कुल, बेहतरीन लोगों को अपनी टीम में लाए वो। स्टीव जॉब से उनकी तुलना होती है, खासकर वास्तविकता विकृति क्षेत्र को लेकर। ये क्या चीज है? रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड, मतलब एक ऐसा करिश्मा और आत्मविश्वास कि लीडर अपने आसपास के लोगों को यकीन दिला दे कि जो असंभव लगता है वो भी हो सकता है। अच्छा। जैसे जॉब्स के बारे में कहते थे, वैसा ही मस्क के बारे में भी। वो लोगों को बड़े मुश्किल लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उन्हें टोनी स्टार्क, आयरन मैन से भी जोड़ा जाता है। हाँ, सुना है रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने उनसे प्रेरणा ली थी किरदार के लिए। हाँ, ऐसा कहा जाता है। उनकी निजी जिंदगी भी काफी सुर्खियों में रहती है। हाँ, जस्टिन विल्सन से तलाक के बाद एक्ट्रेस तालुला रायली से 2 बार शादी की, 2 बार तलाक लिया। कई बच्चे हैं उनके। किताब इशारा करती है कि शायद बचपन के अनुभव और काम पर अत्यधिक फोकस उनके निजी रिश्तों को मुश्किल बनाते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस में यकीन नहीं रखते। सैगमी, उनका वो फेमस ईमेल भी है, एक्रोनिम सीरियसली सक। हाँ। वो उनकी सीधी बात करने की स्टाइल और काम में दक्षता पर फोकस दिखाता है कि भाई बेवजह के छोटे फॉर्म्स इस्तेमाल मत करो, साफ साफ बात करो। इतने उतार चढ़ाव, जोखिम, विवाद, लेकिन अगर उपलब्धियों को देखें तो वो भी जबरदस्त हैं। स्पेसएक्स, टेस्ला, सोलर सिटी ने क्या हासिल किया है? हाँ, उपलब्धियां वाकई प्रभावशाली हैं। स्पेसएक्स सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर रहा या आईएसएस तक सामान और अब एस्ट्रोनॉट नहीं पहुंचा रहा, बल्कि उसने दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट बनाकर लॉन्च की लागत में क्रांति ला दी है। फाल्कन 9 रॉकेट का पहला स्टेज अब नियमित रूप से लैंड करता है और दोबारा यूज होता है। इससे लागत में कितना फर्क पड़ा है? बहुत ज्यादा। किताब के समय के आंकड़ों के हिसाब से स्पेसएक्स का लॉन्च करीब $60 मिलियन का था, जबकि उनके कॉम्पिटिटर यूएलए का लॉन्च 380 मिलियन या उससे भी ज्यादा का। 60 मिलियन बनाम 380 मिलियन, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। और टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कारों की इमेज बदल दी। बोरिंग गोल्फ कार्ट से आकर्षक हाई परफॉर्मेंस गाड़ियां बना दिया। मॉडल एस ने तो ऑटो इंडस्ट्री को हिला दिया। हाँ, वो तो है। उन्होंने अपना सुपरचार्जर नेटवर्क बनाया, डायरेक्ट सेल्स मॉडल अपनाया, डीलरशिप के बिना, और ओवर द एयर सॉफ्टवेयर अपडेट्स। ये कॉन्सेप्ट ही नया था कि कार खरीदने के बाद भी बेहतर होती जाए। और सोलर सिटी, जिसे बाद में टेस्ला ने खरीद लिया, वो अमेरिका की सबसे बड़ी सोलर पैनल इंस्टॉलेशन कंपनियों में से एक बन गई। तो इन सब का निचोड़ क्या है? मस्क का असर क्या है? वैंस के मुताबिक असर कई लेवल पर है। एक तो अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को उन सेक्टर्स में दोबारा जान दी है जहां माना जाता था कि अमेरिका पीछे रह गया है, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव। दूसरा, सस्टेनेबल एनर्जी,
सोलर और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मेन स्ट्रीम बनाने में बड़ा रोल निभाया है। और तीसरा, उनकी कंपनियों का काम करने का तरीका, वो एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत या यूनिफाइड फील्ड थ्योरी कहते हैं इसे, मतलब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बिजनेस ऑपरेशंस का गहरा इंटीग्रेशन और वर्टिकल इंटीग्रेशन। इसका क्या मतलब है? मतलब सप्लाई चेन के ज्यादातर हिस्सों पर कंपनी का खुद कंट्रोल रखना। जैसे स्पेसएक्स अपने रॉकेट के करीब 70-80% पार्ट्स खुद बनाती है, सप्लायर्स पर निर्भर रहने के बजाय। अच्छा। टेस्ला भी अपनी बैटरी, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक के सीटें भी खुद बनाती है। इससे लागत कम होती है, इनोवेशन तेज होता है और प्रोडक्ट पर कंट्रोल ज्यादा रहता है। लेकिन क्या सभी लोग मस्क को ऐसे ही देखते हैं? किताब में आलोचकों का भी जिक्र है। हाँ बिल्कुल, सभी उनसे इम्प्रेस्ड नहीं है। कुछ आलोचक हैं जैसे अर्थशास्त्री टाइलर कोविन, वो मानते हैं कि मस्क को जरूरत से ज्यादा अटेंशन मिलती है। और प्रोफेसर वैकलेव स्मिल, जो एनर्जी एक्सपर्ट हैं और जिनकी बिल गेट्स भी बहुत इज्जत करते हैं, वो टेस्ला को अमीरों का खिलौना और स्पेसएक्स के मंगल मिशन को कोरी कल्पना मानते हैं। अच्छा, तो अलग अलग राय हैं। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ पीटर थील जैसे लोग हैं, जो पेपैल के को-फाउंडर हैं, वो मानते हैं कि मस्क उन बड़े साहसिक लक्ष्यों पर काम कर रहे हैं जिन्हें बाकी दुनिया भूल चुकी है। हाँ, थील का वो कोट मशहूर है, हमें उड़ने वाली कारें चाहिए थी, हमें 140 कैरेक्टर मिले। हाँ बिल्कुल, वो इसी तरफ इशारा करता है कि सिलिकॉन वैली अक्सर छोटी छोटी चीजों में उलझ जाती है, जबकि मस्क वाकई दुनिया बदलने वाले प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर एशली वैंस की अजीवनी एलन मस्क की एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जो प्रेरणा भी देती है और शायद थोड़ी परेशान भी करती है। हाँ, जबरदस्त इच्छा शक्ति, बड़े सपने, उन्हें पूरा करने का जुनून। हाँ, लेकिन साथ ही विवादास्पद तरीके, कठोरता, ये सब भी उस तस्वीर का हिस्सा है। बिल्कुल। और वैंस किताब के आखिर में एक बहुत सोचने वाली बात कहते हैं। क्या? वो लिखते हैं कि मस्क एक मिशन पर निकले व्यक्ति हैं। वो शायद पूरी मानवता की भलाई के लिए सोचते हैं, गहराई से महसूस करते हैं, लेकिन इस बड़ी तस्वीर में वो अक्सर अपने आसपास के लोगों की जरूरतों, उनकी भावनाओं को, यहाँ तक कि उनके जीवन को भी नजरअंदाज कर देते हैं। ये एक गहरा सवाल है। हाँ, सवाल ये उठता है कि क्या मानवता के लिए इतने बड़े, इतने युगांतरकारी लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या ऐसे ही व्यक्तित्व की जरूरत होती है? जटिल, कभी-कभी निर्मम? इस पर जरूर सोचा जा सकता है।